क्वेश्चन नंबर 21। पढ़ो बच्चों, क्या लिखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट अ फर्म एक्स फॉर द ईयर 2000-2001 कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। देखो यार, अब ये एक थोड़ी सी बात है जो तुम्हें समझ लेनी चाहिए यहीं पे। ये नेट वैल्यू एडेड क्या होता है? सर आपने तो हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड पढ़ाया है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अरे तो भाई क्या तकलीफ हो गई, मुझे बताओ ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है? जीडीपी होता है ना, जीडीपी एमपी होता है। अब जीडीपी एमपी से तुम एनडीपी एमपी नहीं निकाल सकते क्या? बड़ा आसान है, जीवीए बोलो चाहे एनवीए बोलो, फर्क किस चीज का है? ओनली डेप्रीसिएशन का। ग्रॉस और नेट में किस चीज का फर्क है? ओनली डेप्रीसिएशन का। तो बेटा अगर आप ग्रॉस वैल्यू एडेड निकाल देते हो, सुन लो मेरी बात ध्यान से, अगर ग्रॉस वैल्यू एडेड आप निकाल देते हो, जो कि सभी को आ गया है निकालना, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, उसके बाद अगर तुम्हें निकालने को बोला है नेट वैल्यू एडेड, तो नेट वैल्यू एडेड में तकलीफ की कोई बात ही नहीं है। ये जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है इसमें से लेस कर दो डेप्रीसिएशन, बस सीधी सी बात है। क्या मिल जाएगा? नेट वैल्यू एडेड मिल जाएगा बस। और इसी को तुम बोल सकते हो एनटीपी, है ना, इसी को तुम बोल सकते हो डोमेस्टिक इनकम, जो बोलना चाहो। डोमेस्टिक तो नहीं होगी खैर, ये फैक्टर कॉस्ट पे होती है ना। बस ये बात ध्यान रखना कि नेट वैल्यू एडेड अगर कभी बोल दे तो बस आंसर में से डेप को लेस करना है और कुछ नहीं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन अब अच्छे हैं, छोटे छोटे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ट्रिकी पॉइंट आपको मिलेगा उसमें। पढ़ो क्या लिखा है। सबसे पहले लिखी है सेल, और यहाँ पे बच्चों फर्म सिर्फ एक ही है, तो तकलीफ में आने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक फर्म के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। क्वेश्चन में अगर एक फर्म की बोलेगा तो एक के लिए करोगे, दो की बोलेगा तो दो के लिए करोगे। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिनमें तीन फर्म के लिए बोलेगा तो तीन के लिए करोगे, चार के लिए बोलेगा तो चार के लिए करोगे। तकलीफ की बात क्या है? सबसे पहले लिखी है सेल, और बच्चों सेल तुम्हें पता है किसमें आती है? आउटपुट में। ठीक है, इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग अगर करोगे तो बेटा ये आएगा 10, और ये भी किसका पार्ट है? ये भी आपके आउटपुट का पार्ट है। ठीक है, आगे पढ़ो। इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस तो एनआईटी का पार्ट है, तो अगर देखते हैं जरूरत पड़ी तो काम आ सकता है ना। डेप्रीसिएशन डेफिनेटली काम आएगा क्योंकि हम एनबीए निकालेंगे यहाँ पे, डेप्रीसिएशन काम आएगा। ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन आ गया भैया पॉइंट। तुम्हें बच्चों यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी दे रखा है और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है। मुझे ये बता दो इन दोनों में से हेड कौन सा है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो क्या मुझे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लेने की जरूरत है? नो सर। ऑब्वियसली नहीं। तो 15 को हम नहीं लेंगे, 40 को ले लें। आप बिल्कुल ले लो सर 40 को, तो 40 को हम ले लेते हैं, और 40 को बच्चों यहाँ पे आप ले लोगे तो ये हो जाएगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। रेंट, ये क्या बात है भाई? रेंट तो हमारे ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट होता है, यहाँ पे कहाँ से आ गया, है ना। रेंट का कोई यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग, रेंट नहीं लेंगे। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। फिर एक ही पॉइंट था बस इसमें कि भैया हमें परचेज और इंटरमीडिएट कंजम्पशन दोनों दिए थे, तो हमें क्या लेना है? हमें लेना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, हेड लेना है। चलो भाई, सबसे पहले निकाली जाएगी वैल्यू ऑफ आउटपुट। बताओ आउटपुट कितना होगा? सेल दे रखी है 90 प्लस 10 चेंज इन स्टॉक, तो ये हो गया बेटा आपका 100 वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया। ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट पूरा ले लो, कितना है 40, तो 100 में से 40 लेस कर दो बेटा, वैल्यू एडेड कितना आ जाएगा आपका? 60। यस और नो? वैल्यू एडेड कितना आ गया? 60 आ गया। अब बेटा ये कौन सा वैल्यू एडेड आया बताओ, ग्रॉस या नेट? कौन सा वाला आया ये? सर ग्रॉस। ये आया है ग्रॉस वैल्यू। ग्रॉस। अब इसमें अगर हम डेप्रीसिएशन को लेस कर दे, 20 लेस कर दो, तो क्या मिल जाएगा? नेट वैल्यू एडेड मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा 40। ये लो आंसर, देख लो फटाफट से सॉल्यूशन, है ना। सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसमें लिखेंगे सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। ओके, तो सेल कितनी दे रखी है हमें? 90। चेंज इन स्टॉक निकालना पड़ेगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 25 माइनस 15, ये आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट 100। इंटरमीडिएट कंजम्पशन तकलीफ की बात है ही नहीं, डायरेक्टली गिवन है 40, और इसके बाद हम फॉर्मूला लगा देंगे, वैल्यू एडेड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। 100 माइनस 40, ये आ गया 60। लेकिन बच्चों ये आया है आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये है ग्रॉस वैल्यू एडेड, है ना, लेकिन हमें चाहिए नेट वैल्यू एडेड। तो नेट वैल्यू एडेड कैसे आएगा? ग्रॉस वैल्यू एडेड माइनस डेप्रीसिएशन, तो माइनस कर दो डेप्रीसिएशन, क्वेश्चन में दे रखा है, ये हो गया 40 करोड़।
क्या क्वेश्चन नंबर 21 समझ में आ गया सबको? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, तकलीफ दे सकती है कुछ चीजें, है ना, ध्यान से पढ़ना। क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एमपी, जीवीए एमपी। तो यही तो निकालते हैं भाई, नई चीज क्या बता रहे हैं, ये बेवकूफ बनाता है ना, यही तो निकालते हैं हम। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। चलो एक एक इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन मुझे नहीं लगता इसमें कोई काम का है, क्योंकि यहाँ पे नेट नहीं पूछा है हमसे, ठीक है। अगला डोमेस्टिक सेल, डोमेस्टिक सेल दे रखी है, इसका मतलब एक्सपोर्ट जरूर दिया होगा। तो बच्चों ये किसका पार्ट है? आउटपुट का। और इसके बाद एक्सपोर्ट भी तुम्हें दिख गया, देखो यहाँ पे ये भी आउटपुट का पार्ट है। चेंज इन स्टॉक दे रखा है माइनस में। बच्चों चेंज इन स्टॉक जब माइनस में दे तो मेरी बात को कान खोल के ध्यान से सुन लेना। जब हम आउटपुट निकालते हैं, और हमारा आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। जब हमें चेंज इन स्टॉक दिया है माइनस में, तो साइन बीच का हो जाता है माइनस। और चेंज इन स्टॉक नेगेटिव जब होता है तो इसी का एक नाम और होता है बच्चों, वो होता है डिक्रीज इन स्टॉक। क्या होता है बच्चों? डिक्रीज इन स्टॉक। इसको डिक्रीज इन स्टॉक भी बोल सकते हैं, लेकिन एक फंडा यहां पे भी वही लगेगा जो एनएफआईए में लगता था और जो आपके जीडीसीएफ में भी लगता था। कौन सा? कि अगर हमें डिक्रीज इन स्टॉक भी लिख के दिया है और साथ में माइनस भी लिख के दिया है, तो बच्चों इसका क्या मतलब हो जाएगा? फिर आंसर दो मेरे को। Positive. Plus 10. बात समझ में आ गई? फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर डिक्रीज लिखा है और ओनली 10 लिखा है, तो इसका क्या मतलब लोगे बच्चों? ये मतलब लोगे कि ये चेंज इन स्टॉक है नेगेटिव वाला, ठीक है। डिक्रीज लिखा है तो उसका क्या मतलब लोगे? कि ये चेंज इन स्टॉक है नेगेटिव वाला। इंक्रीज लिखा हो तब तो पॉजिटिव, ऐसी तकलीफ की बात नहीं। अच्छा ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, जरा एक बार मैं तुम्हें समझा देता हूं, जरा सब लोग ध्यान से देखना। बेटा इमेजिन कि हमारा ओपनिंग स्टॉक है 10 और क्लोजिंग स्टॉक है 20। बेटा मुझे ये आंसर दो कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ओपनिंग के कंपैरिजन में क्या हो गया है? बढ़ गया है या कम हो गया है? बढ़ गया. बढ़ गया है। बेटा इसी को कहते हैं इंक्रीज इन स्टॉक। देखो स्टॉक इंक्रीज हो गया ना आपका, बिल्कुल इनको स्टॉक आपका इंक्रीज हो गया। स्टॉक जब हमारा इंक्रीज हो गया है तो हमारा चेंज इन स्टॉक पॉजिटिव आएगा। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करोगे तो कितना आएगा? 20 माइनस 10, कितना आंसर आएगा बताओ? 10 आ जाएगा। चेंज इन स्टॉक जब पॉजिटिव आता है तो क्या बोल सकते हो इसको? इंक्रीज इन स्टॉक भी कह सकते हैं बच्चों। इसको क्या कह सकते हैं? इंक्रीज इन स्टॉक। लेकिन बच्चों इमेजिन कि उल्टा हो जाए। मान लो ओपनिंग स्टॉक है 30 और क्लोजिंग है 20। अब मेरे को बताओ कि ओपनिंग के कंपैरिजन में क्लोजिंग क्या हुआ है? इंक्रीज या डिक्रीज? Decrease. डिक्रीज हुआ है। अब बेटा जब तुम फॉर्मूला लगाओगे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो बताओ आंसर क्या निकल के आएगा? 20 माइनस 30 क्या निकल के आएगा? -10। और इसका सीधा सा मतलब पता है क्या है? कि माइनस में आउटकम आता है, इसका मतलब वो तभी आता है जब क्या होता है क्वेश्चन में? डिक्रीज इन स्टॉक। ओके, तो क्या ये फंडा सबको समझ में आ गया? अगर इंक्रीज दिया हो तो पॉजिटिव है, और अगर डिक्रीज दिया हो तो वो नेगेटिव वाला है, और अगर डिक्रीज नेगेटिव दोनों दिया हो तो बेवकूफ बना रहा है, वो पॉजिटिव है। क्या सबको बात समझ में आ गई है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो हम कहां पर थे बच्चों? डोमेस्टिक सेल आपके आउटपुट का पार्ट था, एक्सपोर्ट भी हमारे आउटपुट का पार्ट था, चेंज इन स्टॉक भी आउटपुट का पार्ट है, लेकिन चेंज इन स्टॉक नेगेटिव है। इसके बाद ये क्या है भाई? सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। मुझे कौन बताएगा ये क्या है? सोचो आराम से और बताओ। Self-consumption. Intermediate Self consumption. consumption. ये इंटरमीडिएट Oh, sorry, कंजम्पशन है, sir. ऐसा 2-3 बच्चे बता रहे हैं, और भी लोग सोचो। रीजन बताना मुझे कि ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैसे है, रीजन बताना मुझे। चलो भाई बताओ, कौन बताना चाहेगा रीजन? सर क्योंकि इनका यूज एक ही Raw बार किया जा material. सकता है, इनको तो नेक्स्ट single टाइम use है ना sir? बिल्कुल Raw materials होते हैं. बिल्कुल, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आपका रॉ मटेरियल ही है।
एक बार जो यूज होता है, प्रोड्यूसर एक बार किसी चीज को यूज करता है तो वो क्या होता है, रॉ मटेरियल तो होता है। लेकिन मैं तुम्हें कंफ्यूज कर रहा हूं, मैं इसकी जगह लिख देता हूं, क्वेश्चन में आने वाला है वैसे आगे, लेकिन अभी पहले ही बता रहा हूं मैं, ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। इसका क्या मतलब होगा अगर कभी ये दे दे तो? बताओ भाई। कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स। बिल्कुल सही। अगर कभी लिख के दिया हो ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड, तो बच्चों इसका मतलब होगा कैपिटल गुड्स, और कैपिटल गुड्स का परचेज तो हम लेते ही नहीं है। ठीक है, ये पता होनी चाहिए बात, है ना। चलो खैर, क्वेश्चन में आएगा वैसे आगे, ये बता दूंगा मैं, क्योंकि ये तुम समझ जाओगे ऑलरेडी। क्योंकि बेटा अगर तुम चैप्टर नंबर 2 याद करो, थोड़ा मैं पीछे ले जाना चाहूंगा तुम्हें। ये ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, सिंगल यूज और साथ ही साथ आपके सर्विसेज, बेटा ये क्लासिफिकेशन था, ये किसका था? ये कौन से वाले गुड्स का क्लासिफिकेशन था? गुड्स। कंजम्पशन गुड्स का था। कंजम्पशन गुड्स। ये आपके प्रोड्यूसर के जो गुड्स होते हैं उनका नहीं था। लेकिन अगर प्रोड्यूसर के साथ में ड्यूरेबल लगा हुआ है तो तुम समझ जाओ ना वो कैपिटल ही है। क्योंकि हमने डिफरेंस जब पढ़ा था, तो अगर किसी को याद हो, किसी की मेमोरी बहुत शार्प हो, तो मैंने बताया था कि प्रोड्यूसर के ड्यूरेबल गुड्स होते हैं ये कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूसर्स के ड्यूरेबल गुड्स भी हम कह सकते हैं। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बताया था उस टाइम जब हम बोर्ड पे पढ़ रहे थे। ठीक है, तो याद रख सकते हो कि अगर सिंगल यूज लिखा है मतलब वो रॉ मटेरियल है, अगर ड्यूरेबल लिखा है तो भैया वो कैपिटल गुड्स है, बच के रहो उससे, उसको लेना नहीं है ना। चलो पढ़ो भाई, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड। तो बेटा ये हो गया आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसके बाद एनआईटी। एनआईटी कितने काम का है? नहीं लगता मुझे किसी काम का है। चलो, और डेप्रिसिएशन भी किसी काम का है क्या? नहीं लगता किसी काम का है। तो ये तो बहुत आसान हो गया। आउटपुट को ऐड करो, तीनों आउटपुट को, तो डोमेस्टिक सेल 200 प्लस एक्सपोर्ट हो गया 10 माइनस चेंज इन स्टॉक 10। तो बेटा ये कितना आ गया? वैल्यू ऑफ आउटपुट आपका 200 ही आ गया। ठीक है, और जब इंटरमीडिएट कंजम्पशन है तो वो तो डायरेक्टली दे रखा है 120, तो 200 माइनस 120 कितना हो जाएगा बच्चों? ये 80 इज द करेक्ट आंसर जिसने भी दिया था, है ना। 80 आंसर आ गया, चेक कर लो फटाफट से। वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट प्लस चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक बेटा यहाँ दिया है नेगेटिव, तो हमने जब आउटपुट निकाला तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया 200। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमने ले लिया बेटा, यहाँ पे डायरेक्ट दे रखा है 120 इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू एडेड जब निकालोगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड ही आता है ऑब्वियसली, तो ये आ जाएगा 200 माइनस 120। ओके, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 80 करोड़। क्या क्वेश्चन नंबर 22 सबको समझ में आ गया है? यस और नो? यस सर। यस सर यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। एक और काफी अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ध्यान से देखना, इंफॉर्मेशंस को समझने की कोशिश करना। सबसे पहले लिखा है सब्सिडी। सब्सिडी हमें पता है सर ये किसका पार्ट होती है? सर ये एनआईटी का पार्ट होती है। आईटी लेकिन जरा नीचे कहीं चेक करो, क्या तुम्हें कहीं इनडायरेक्ट टैक्स दिए हैं क्या? चेक करके बताओ तो मेरे को। नो सर नो सर। नहीं दिया बच्चों। जब इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया तो इनडायरेक्ट टैक्स 0 है, माइनस सब्सिडी मतलब 40। तो बेटा आपका एनआईटी पता है कितना आ गया यहाँ पे? माइनस 40 एनआईटी आ गया। याद रखना, कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है। जिन लोगों को नॉलेज नहीं होगी या जिन लोगों ने जल्दबाजी में चैप्टर पढ़ा होगा वो गलत कर देंगे, लेकिन आप लोगों को गलत नहीं करना है। ठीक है, माइनस 40 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे टैक्स दिया हुआ ही नहीं है। टैक्स दिया होता तो हम यहाँ ले लेते ना, नहीं दिया टैक्स हमें। ठीक, अच्छा ग्रुप में मैसेज आया, बाद में पढ़ना, अभी कोई ना पढ़े, है ना। सब लोग ध्यान दो अभी स्क्रीन पे। पहले बताना पड़ता है मेरे को। ये एनआईटी है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये एनआईटी है और एनआईटी भी माइनस 40 है। ठीक है, आगे पढ़ो भाई। सेल्स 800। मुझे ये बता दो भाई तुम लोग, क्या सेल के साथ में डोमेस्टिक लगा हुआ है क्या? नो नो सर सर। नो सर। नो तो ये कौन सी सेल है? सर हेड से। टोटल। टोटल सेल। टोटल सेल ये टोटल सेल है। तो जब टोटल सेल दे दी तो ये आउटपुट में डायरेक्टली आएगा। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन यहाँ पे काम आएगा क्योंकि तुमसे एनवीए पूछ रहा है, और एनवीए भी देखो बेटा काम की बात किस पे पूछ रहा है? फैक्टर कॉस्ट पे, नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट पे, है ना। तो मतलब एनआईटी भी यहाँ पे काम आएगा। डेप तो लेस होगा ही होगा, साथ में एनआईटी भी काम आएगा, है ना। ये देखते हैं हम अभी। ठीक है,
एक मिनट, ठीक है कीर्ति, मैं चेक करता हूँ, आंसर दिया तुमने। डेप्रीसिएशन बिल्कुल डेफिनेटली काम आएगा। एक्सपोर्ट का आंसर दो भाई, एक्सपोर्ट आएगा या नहीं आएगा? No, No, sir. No, sir. नहीं आएगा, एक्सपोर्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा एक्सपोर्ट? क्योंकि टोटल सेल दे दी भैया, एक्सपोर्ट क्यों आएगा? टोटल सेल दे दी, एक्सपोर्ट नहीं आएगा क्योंकि उसी का कंपोनेंट होता है एक्सपोर्ट तो। अगला क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, करो भाई, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग से कितना आएगा? -30, और ये हो गया है आपका आउटपुट। ठीक है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करोगे तो ये आ जाएगा -30। बेटा अगर मैं आपसे पूछूं तो मेरे को आंसर दो, ये इंक्रीज इन स्टॉक है या डिक्रीज इन स्टॉक है? Decrease in stock. वेरी Decrease. गुड, ये डिक्रीज इन स्टॉक है ना, याद रखना। आगे पढ़ो, इंटरमीडिएट परचेज। देखते हैं भाई कौन करेक्ट आंसर देता है। क्या यहां पे लिखा है इंटरमीडिएट कंजम्पशन? नो सर। No, sir. अच्छा, और लास्ट में इंपोर्ट भी दिया है, इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर। अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ, ये नॉन फैक्टर इनपुट क्या होता है भाई? ये कौन बताएगा मेरे को? ये नॉन फैक्टर इनपुट क्या बना है? कल भी बताया था मैंने, ये उसके पहले ही बताया था, मैं बार बार रिपीट करता हूँ ये sir. चीज़। Machinery. क्या? जो इनपुट वो अपने मैन्युफैक्चरिंग और इन सब में काम नहीं आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में जो काम नहीं आते हैं? नहीं बेटा, गलत आंसर। रॉ मटेरियल। सर जो इनपुट्स प्रोडक्शन में काम नहीं आते हैं। किसने बोला ये धीमी सी आवाज में अभी? रॉ मटेरियल। अरे भाई रॉ मटेरियल को ही तो बोलते हैं नॉन फैक्टर इनपुट, कितनी बार बताऊं तुम्हें यार, रॉ मटेरियल को ही तो कहते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हो? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था जब सर्कुलर फ्लो पढ़ रहे थे, मैंने वहां भी बताया था कि बेटा इसी को तो कहते हैं, रॉ मटेरियल को ही तो नॉन फैक्टर इनपुट कहते हैं। फैक्टर इनपुट क्या होते हैं? जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आते हैं, और नॉन फैक्टर इनपुट क्या होता है? उसमें रॉ मटेरियल ही आता है। समझ में आ गई सबको बात? यस और नो? क्या बता रहा हूं मैं? यस सर। Yes. sir. अब मुझे एक बात बताओ, क्या इंपोर्ट मुझे अलग से लेना चाहिए यहां पे इस क्वेश्चन में? No, मतलब इंटरमीडिएट परचेज भी दिया No, है sir. और इंपोर्ट भी दिया है, क्या दोनों को ऐड करूं या फिर ये मान लो कि इसमें इंक्लूडेड है? included. Included है Included. सर। इंक्लूडेड माने पक्की बात? यस सर। Yes, यस sir. सर। करेक्ट आंसर। अच्छा, किसी के मन में ये तो इच्छा नहीं हो रही ना कि भाई ये परचेज ऑफ मशीन भी लो सर? कोई बोलना चाहता है क्या ऐसा? नो सर। No, sir. हाँ याद रखना, ये नहीं आएगा, चटा पड़ जाएगा। इंटरमीडिएट परचेज अपने आप में कंप्लीट टर्म है। मैंने तुम्हें कंफ्यूज करने का ट्राई भी किया था, मैंने तुमको कहा था कि ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिखा हुआ है क्या? देखो इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलो, चाहे इंटरमीडिएट परचेज बोलो, चाहे इंटरमीडिएट कॉस्ट बोलो, तीनों का मतलब एक ही होता है, ये ध्यान रखना। तो अगर हमें 500 रुपीज का इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे दिया तो अपने आप में सब आ गया भैया, इसमें इंपोर्ट भी आ गया। इसीलिए मैंने तुम्हें इतना डिटेल में कल सब कुछ समझाया है कि परचेज के अंदर भी कई तरह की परचेज होती है। फॉरेन कंट्रीज से की गई परचेज, हाउस होल्ड से की गई परचेज, गवर्नमेंट से की गई परचेज। अगर कंपोनेंट दे दे और हेड भी दे दे तो हेड लो ना भाई, सीधी सी बात है। तो ये हमें दे दिया इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये तो इजी क्वेश्चन हो गया आप समझने के हिसाब से। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आउटपुट बताओ कितना आएगा? सेल दे रखी है हमें 800 की, सबको दिख गई, प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक बेटा यहाँ पे है माइनस में, तो -30, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो बताओ आउटपुट कितना आ गया बेटा? यहाँ पे आउटपुट आपका आ गया है 800 - 30, मतलब ये हो जाएगा 770। ठीक है, 770 का क्या आ गया? आउटपुट आ गया। चलो आउटपुट की बात हो गई। इसके बाद इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक ही तो दिया है, क्यों तकलीफ में आते हो? 500। तो मुझे बता दो भाई जीवीए कितना आ जाएगा यहाँ पे? 770 - 500, ये आ जाएगा 270। 27. आया या नहीं आया? ये 270 का आ गया ग्रॉस वैल्यू एडेड। मैं बाकी सब हटा रहा हूं, ग्रॉस वैल्यू एडेड आ गया 270। ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस पे 270 आ गया, ये हम निकाल चुके हैं। लेकिन बेटा हमको कैलकुलेट क्या करना है बताओ? हमें कैलकुलेट करना है एनवीए एट फैक्टर कॉस्ट। तो मेरे को बताओ एनवीए निकालने के लिए क्या करोगे? जीवीए एमपी से क्या करोगे?
एक तो करोगे माइनस minus- डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को लेस, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए क्या करते हैं बेटा? minus माइनस NIT. NIT। माइनस NIT। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। जीवीए एट मार्केट प्राइस अभी अभी निकाला हमने 270, माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन बोलो भाई कितना है 30, माइनस 30 माइनस एनआईटी। और बेटा एनआईटी मैंने तुम्हें बताया था माइनस का 40 है, याद है या नहीं सबको? तो ये माइनस 40 Yes, का sir. है। यस तो सर। बताओ 270 माइनस 30 और ये हो जाएगा प्लस 40। तो 270 माइनस 30 प्लस 40, तो ये प्लस 10 कर दो, इसमें 280 आंसर आ जाएगा इसका। Sir, क्वेश्चन समझ में आया सभी को? यस और नो? यस सर। यस yes, सर, sir. देख लो भाई सॉल्यूशन Yes, फटाफट sir. से। सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल हमें डायरेक्ट दी है, एक्सपोर्ट नहीं लेना है, तकलीफ की कोई बात नहीं है, है ना। चेंज इन स्टॉक हमने निकाल दिया 20 माइनस 50, ये डिक्रीज था यहाँ पे, तो 770 आउटपुट आ गया। इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमें डायरेक्ट दे रखा है, इंटरमीडिएट परचेज के नाम से, कंफ्यूज नहीं होना। एक्सपोर्ट मैंने यहाँ पे छोड़े हैं क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ एक्सपोर्ट इसके अंदर शामिल है, ठीक है। वैल्यू एडेड निकाल दिया बच्चों हमने, 770 माइनस 500, ये आ गया 270, ये जीडीपी एमपी आ गया तुम्हारा, या इसको कह दो जीवीए, जीवीए एमपी, है ना। अब जीवीए एमपी से एनवीए एफसी कैसे निकालेंगे? अरे बड़ा आसान है, डेप्रीसिएशन लेस कर दो, एनआईटी लेस कर दो। तो डेप्रीसिएशन तो लेस कर ही दिया, एनआईटी भी लेस कर रहे हैं बेटा, फॉर्मूले के अंदर माइनस तो है ही सही, एनआईटी भी माइनस में है, तो हमने कर दिया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया तुम्हारा 280 करोड़। क्या सभी को क्वेश्चन नंबर 23 आ गया? फाइनल रिप्लाई यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, sir. Yes, sir. यस सर, चलो भाई ठीक है, एक मिनट पानी पी लें। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, काफी अच्छा क्वेश्चन ये भी, ध्यान से पढ़ना क्या पूछा जा रहा है। एक मिनट बच्चों, लेट मी चेक, ये भाग के कौन गया बीच में से? किसी को अगर दिख रहा हो तो मेरे को बताना एक बार चैट में, एक बच्चा कौन कम हुआ है अभी, सबका हिसाब रखना पड़ेगा मेरे को, प्राइवेट चैट में बता दो मेरे को कौन कम हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पढ़ो भाई क्या लिखा है। कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, ये लो यहाँ पे भी वही निकालना है, मतलब यहाँ पे भी पहले तुम क्या निकालोगे बच्चों, जीवीए एमपी निकालोगे, उसके बाद उसमें से माइनस डेप करोगे और माइनस एनआईटी करोगे। चलो इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहली इंफॉर्मेशन, ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड। बेटा इस पूरे वर्ड का क्या मतलब होता है, मैंने अभी बताया था तुम्हें 10-15 मिनट पहले, क्या मतलब होता है? Capital goods. वेरी गुड, कैपिटल गुड्स, इसका मतलब होता है कैपिटल गुड्स। ये हमें दिए गए हैं कैपिटल गुड्स। जरा मेरे को एक बात का आंसर दे दो, क्या कैपिटल गुड्स परचेज करना हमें लेना है परचेज के अंदर? No, sir. नो सर, No, No, sir. sir. नहीं नो लेंगे, सर। तो नहीं लेंगे। लेकिन ये क्या लिखा भाई नीचे, विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स, मतलब इस कैपिटल गुड की जो लाइफ है वो 10 ईयर की है। सर कुछ कुछ अकाउंटेंसी की याद आ रही है हमें? हाँ बिल्कुल आनी भी चाहिए। कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ ईयर्स, क्या सबको याद आया डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला 11th क्लास का? यस Yes, sir. तो यहां पे तुम इस इंफॉर्मेशन से डेप निकाल सकते हो बच्चों। 10 इसकी कॉस्ट है और लाइफ भी कितनी है 10, तो बताओ इसका डेप्रिसिएशन कितना हो गया पर एनम? 1 करोड़। ये 1 डेप्रिसिएशन हो गया, तो डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, याद रखना। इस इंफॉर्मेशन से डेप्रिसिएशन निकलेगा, और डेप्रिसिएशन निकाला हमने 10/10, मतलब 1 करोड़ का डेप्रिसिएशन निकाला, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अगला पढ़ो, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, इसका क्या मतलब है भाई, बताओ जल्दी से फास्ट। Intermediate consumption. इंटरमीडिएट कंजम्पशन, बिल्कुल, मतलब ये रॉ मटेरियल है, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमें दे दिया। आगे पढ़ो, सेल्स, सेल दे दी है, बहुत खुशी की बात है, सेल आउटपुट होती है। अगला अनसोल्ड स्टॉक या अनसोल्ड गुड्स, बेटा याद रखना चेंज इन स्टॉक को ही अनसोल्ड गुड्स कहते हैं।
जो चेंज इन स्टॉक होता है उसी को अनसोल्ड गुड्स कहते हैं। और तुम्हें याद होगा हमारा कॉन्सेप्ट भी यही है। हम चेंज इन स्टॉक को क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि वो माल जो बन गया, बन के आपने ना तो कंजम्पशन के लिए काम लिया, ना उसको आप बेच पाए, बिना बिका रह गया, लेकिन प्रोडक्शन तो हुआ ना उसका, इसीलिए हम आउटपुट में उसको लेते हैं। तो ये भी चेंज इन स्टॉक ही है। तो चेंज इन स्टॉक हमें यहाँ दे रखा है, तो ये हम ले लेंगे, ये भी आउटपुट का पार्ट है। इसके बाद लिखा है बच्चों जीएसटी। जीएसटी कौन सा टैक्स होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? आंसर दो। डायरेक्ट। डायरेक्ट। ए भगवान, क्या होगा बच्चों तुम लोगों का? डायरेक्ट। अरे इनडायरेक्ट टैक्स होता है जीएसटी, ये भी समझाना पड़ेगा तुम्हें, अब कोई बात नहीं। टैक्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स होता है? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो वो व्यक्ति पे करता है जिसकी टैक्स लायबिलिटी है और डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है। मतलब डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसमें टैक्स पेयर और गवर्नमेंट के बीच में कोई भी नहीं होता। डायरेक्ट टैक्स पेयर जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। और डायरेक्ट टैक्स के अंदर बेटा क्या आता है? इनकम टैक्स आता है और कॉर्पोरेट टैक्स आता है। ये डायरेक्ट टैक्स होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? कि भाई पे मैं किसी और को कर रहा हूं, लेकिन गवर्नमेंट को कोई और पे करेगा। आप दुकान पे कुछ खरीदने जाते हो, इमेजिन आप दुकान पे एक चिप्स का पैकेट खरीदने गए। चिप्स का पैकेट है, लेस का पैकेट है 20 रुपीज का, जिसमें 2 रुपए का जीएसटी इंक्लूडेड है। अब 2 रुपए का जो जीएसटी उसमें शामिल है, क्या वो आप गवर्नमेंट को दे रहे हो क्या बच्चों? नहीं। गवर्नमेंट को कौन देगा फिर? वो दुकान वाला। टैक्स आपकी तरफ से कौन पे करेगा? कोई और। तो इनडायरेक्टली जब गवर्नमेंट को टैक्स पे होता है तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स के पहले काफी सारे एग्जांपल थे, बहुत सारे थे। वैट, सीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, टोल टैक्स, ये सब किसके एग्जांपल थे? इनडायरेक्ट टैक्स के। लेकिन अब इन सब को बंद करके कॉमन टैक्स ले आए, वन नेशन वन टैक्स, जिसको हम कहते हैं बेटा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या अब तो याद रहेगा जीएसटी कौन सा टैक्स है? बताओ मेरे को। Yes, sir. यस सर। इनडायरेक्ट Yes, टैक्स sir. है, भूलना नहीं है ना। जीएसटी कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इनडायरेक्ट टैक्स सर मतलब ये एनआईटी की इंफॉर्मेशन है? हाँ बिल्कुल बेटा, ये एनआईटी की इंफॉर्मेशन है। क्या तुम्हें सब्सिडी दिख रहा है कहीं यहाँ पे? नहीं दिख रहा। मतलब 1 - 0, तो बेटा एनआईटी भी कितना आ गया तुम्हारा? 1 आ गया। क्या हम यहां से निकाल सकते हैं एनवीए? बहुत आराम से। चलो पहले बताओ आउटपुट कितना है बच्चों? आउटपुट हमें यहाँ पे दे रखा है, सेल तो है 20 प्लस चेंज इन स्टॉक दे रखा है 2। तो बताओ कितना हो गया ये? 22। इन दोनों को ले लिया मैंने। इसके बाद इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बेटा इंटरमीडिएट कंजम्पशन में बताओ क्या है? सिर्फ एक ही आइटम है, वो है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, वो है 5। तो जरा इनको लेस करो, तुम्हें मिल जाएगा जीवीए एट मार्केट प्राइस, 22 - 5, ये आ गया 17। कितना आ गया बच्चों? 17 ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब मेरे को बताओ इसमें से क्या क्या लेस करना पड़ेगा? एक तो लेस करना पड़ेगा डेप्रीसिएशन, और डेप्रीसिएशन हमारा था 1, हमने निकाला था यहां से, तुम्हें याद होगा, है ना। और एनआईटी, और एनआईटी भी कितना है बच्चों? एनआईटी भी आपका है 1। तो जब 17 में से -1 करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 15। तो 15 हो गया हमारा आंसर। बात समझ में आ गई सबको? यस और नो? यस सर। Yes, ऐसे sir. क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो Yes, कर sir. सकते हो आसानी से। Yes, sir. लेकिन बेटा ये चीजें अभी फ्लो में हम Yes, कर रहे हैं sir. इसलिए इजी लग रही है। ये जो वर्ड्स हैं, ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, ये हो सकता है जो पढ़ाई नहीं करेगा उसको ये वहां पे क्लिक ना करें। लेकिन बेटा अगर तुम क्लास में रेगुलर हो, अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, सेकेंड टाइम रिवीजन में पढ़ोगे, थर्ड टाइम रिवीजन में फिर पढ़ोगे, टेस्ट सीरीज में टेस्ट भी दोगे, सब कुछ जब तुम करोगे तो ये मान के चलो कि कोई माइका लाल ऐसा नहीं है जो भुलवा दे। हमें अच्छे से याद आएगा और प्रॉपरली याद आएगा कि सर ने ये लफ्ज कहे थे अपने मुंह से और हमें ये याद आ गए। ठीक है, सब कुछ डिपेंड करता है बेटा तुम्हारी मेहनत पे, है ना। सॉल्यूशन देख लो फटाफट इसका। सॉल्यूशन है, सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाला, ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट आया 22। उसके बाद इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो यहाँ पे हमें सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड दिया है, ये निकाला हमने, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो हमारा जीवीए कितना आ गया यहाँ पे? 17 आ गया। अब जीवीए से एनवीए एफसी
बेटा एनवीए भी कौन सा है याद रखना, एफसी है ना, तो यहाँ पे डेप भी लेस होगा, एनआईटी भी लेस होगा, तो 17 -1 डेप कैसे निकाला, स्टाइल से, याद रखना 10/10 इक्वल्स टू 1, ठीक है, और ये आ गया आपका 15 करोड़ आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 सबको आ गया, आगे बढ़ जाऊं, यस और नो? Yes. Yes. Yes, Yes, sir. चलो ठीक है। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 25 बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, तकलीफ का कुछ भी नहीं है, बस एक चीज नई है इसमें, और वो नई चीज क्या है जरा देख लो ध्यान से। नई चीज यहाँ पे ये है, अच्छा पहले पढ़ लो निकालना क्या है बेटा। निकालना यहाँ पे है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, ये भी तरकीब से अलग अलग चीजें पूछता है, जीवीए फैक्टर कॉस्ट। अच्छा मुझे आंसर दो, हम निकालते क्या है, नॉर्मली जो हम कैलकुलेट करते हैं वो क्या होता है, At market price. जीवीए एट मार्केट प्राइस निकलता है, हम जो निकालते हैं फॉर्मूले से वो निकलता है जीवीए एट मार्केट प्राइस। मुझे बताओ क्या करना होगा कि इससे फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएगा, माइनस करना है 90, बस सर माइनस है। इतनी सी बात है, और कुछ नहीं, है ना, बहुत आसान सी चीज है। चलो एक एक इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ना बच्चों। क्या लिखा है, यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड 1000, प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट 30। बेटा मेरे को ये बताओ और ये आंसर दो, मैंने तुम्हें सेल के लिए कहा था, या तो सेल होगी गिवन, नहीं तो सेल तुम्हें निकालनी होगी प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, यस और नो? मैंने कल बताया था नहीं बताया था? यस Yes, सर। sir. Yes. तो यहाँ पे बेटा हमें आउटपुट भी दिया है इन यूनिट्स 1000, और पर यूनिट प्राइस भी दी है, वो है 30 रुपीज। तो बताओ भाई इन दोनों इंफॉर्मेशन से क्या मिल गया, हमें सेल मिल गई, और सेल कितनी मिल गई बेटा हमें, 30,000। तो यहाँ पे हमें है सेल, और इन दोनों इंफॉर्मेशन से हमें सेल मिल गई 30,000। और बच्चों सेल क्या होती है, आउटपुट होती है, ठीक है, पता लग गया। इसके बाद डेप्रीसिएशन, मुझे नहीं लगता डेप्रीसिएशन कुछ काम आएगा, क्योंकि ग्रॉस ही निकालना है, नेट थोड़ा निकालना है। इसके बाद इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट कॉस्ट तो बड़ी खुशी की बात है, हमें लेना ही लेना है ना, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे दिया हमें। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, बताओ भाई क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करोगे तो आउटकम क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, ये आ रहा है 1000, और ये है आपका इंक्रीज इन स्टॉक, और ये आपका आ जाएगा आउटपुट में, ठीक है। और लास्ट दे रखा है बेटा जीएसटी, अब तो बता दो जीएसटी डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट। Indirect. क्या सब्सिडी दी है क्वेश्चन में? नो सर। No, नहीं sir. दी। तो बेटा यही आपका क्या हो जाएगा, एनआईटी भी हो जाएगा, NIT. ठीक है। जरा देख लो फटाफट से, आउटपुट निकालना है मेरे को, तो आउटपुट में सेल है 30,000 की, और चेंज इन स्टॉक है 1000 का, तो बेटा आउटपुट कितना आ गया, आउटपुट आ गया 31,000, ठीक है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे ही रखा है, कितना दे रखा है, 12,000, तो 31 - 12 कितना हो जाएगा बेटा बताना, 19। 19,000. आपका क्या आ गया, ये ग्रॉस वैल्यू एडेड, लेकिन ये आया है मार्केट प्राइस पे, मुझे तो चाहिए फैक्टर कॉस्ट पे, तो इसमें से लेस कर दो जीएसटी 1000 का, 18,000 तुम्हारा आंसर आ गया, ये लो। सबसे पहले आउटपुट निकाला 1000 × 30, ऐसे करके हमने सेल निकाली यहाँ पे, और चेंज इन स्टॉक निकाला बच्चों, तो ये 31,000 आ गया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 12,000 आ गया, ठीक है, मतलब दे रखा है, आ गया। वैल्यू एडेड हमने निकाला, तो ये 19 आया जीवीए, लेकिन हमें तो चाहिए जीवीए एफसी, तो बेटा जीवीए एमपी में से क्या करेंगे, एनआईटी को लेस कर देंगे, तो एनआईटी के नाम पे यहाँ पे सिर्फ जीएसटी है, तो उसको लेस किया, एक मिनट 6,000 है क्या, लेट मी चेक, 6,000 है या 1,000 है, एक मिनट बच्चों मैं बुक में चेक कर लूं, ये क्या है, 1 है या 6 है। बच्चों ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये 6,000 है यहाँ पे, है ना, जीएसटी कितना है 6,000, तो लेस भी कितना करेंगे एनआईटी, 6,000 का एनआईटी लेस करेंगे, ये देख लो, ये 6,000 लेस किया, तो आंसर आ गया हमारा 13,000। बोलो भाई क्वेश्चन आ गया सभी को, यस और नो? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा इसके बाद मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन बच रहा है क्या अभी, एक मिनट लेट मी चेक, 26, हाँ ये एक लास्ट क्वेश्चन है, कर लेते हैं, चलो उसको भी कर लेते हैं। सर इंग्लिश के लिए भी तो पढ़ना है, छोड़ दो ना आज। अरे भाई इंग्लिश के लिए तुम्हें पूरा टाइम मिला, कल की रात मिली, क्यों नहीं पढ़े?
पढ़ना चाहिए था ना बेटा। एक्स्ट्रा क्लास तो एक्स्ट्रा क्लास होती है। देखो यार, अब उन्होंने टेस्ट रखा, मेरे से थोड़ा ना पूछा, है ना, तो क्लास का टाइम भी तो मैंने अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लिया, है ना। अच्छा, किस किस को लग रहा है कि भाई इंग्लिश पढ़नी चाहिए, बहुत जबरदस्त नीड है अभी, तो मैं अभी छोड़ देता हूँ, बोलो। एक लास्ट क्वेश्चन है वैसे। सर करा दो, इतनी देर में तो हो ही जाएगा। कल लास्ट 35 पे छोड़ दो। चलो भाई छोड़ो यार, तो मेरा 15 मिनट पहले छोड़ देना। रहने दो रहने दो रहने दो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। गया गया मूड गया, मेरा भी मूड गया, कोई बात नहीं। इसका सॉल्यूशन तुम लोग करना, सर मैं भेजता हूँ, है ना, इसको स्क्रीनशॉट लेके एक क्वेश्चन ये सेंड करूंगा, और एक और क्वेश्चन है ना, वो तुम्हें दिखा देता हूँ सिर्फ में, वो भी तुम लोग ट्राई करना। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, नंबर गलत डल गया इसमें, है ना, 27 रहेगा, मैं सही कर दूंगा, 27 या 28 जो भी रहेगा। और इसमें देखो, अगर तुम आउटपुट देखोगे तो बेटा तीनों सेक्टर का दिया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, और इंटरमीडिएट जो इनपुट है वो भी तीनों सेक्टर के दिए हैं, है ना। तो इन तीनों को ऐड करके लेस कर दोगे तो तुम्हें जीवीए मिल जाएगा, है ना। इसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखे हैं, है ना, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब डेप दे रखा है। और ये दोनों इंफॉर्मेशन ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि इन दोनों से आपको मिलेगा बेटा एनएफआई है, ठीक है। और लास्ट में दे रखा है सब्सिडी, सब्सिडी को इनडायरेक्ट टैक्स में से लेस करोगे तो क्या आ जाएगा, एनआईटी आ जाएगा, है ना। हिंट दे दी है मैंने, तुम लोग ट्राई करना। आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, है ना। बोलो भाई, ठीक है, कल मिलते हैं। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, कल और लगेगा इसमें, भी कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, यस है ना। सर। चलो भाई सर ठीक इसके है। नोट्स भेज देना सर। हाँ, मैं ये अभी सेंड कर देता हूँ, सब लोग वर्क कंप्लीट कर लें यहाँ तक, है ना। मेरे ग्रुप पे भी सेंड कर देना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, चलो, है ना। ओके बच्चों, चलिए कल मिलते हैं। धन्यवाद। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बच्चों। थैंक यू सर। ओके बच्चों, मोस्ट वेलकम।